वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? जी बच्चों ठीक हो आप लोग सब? जी जी, अल्लाह का शुक्र सर, दुआएं आपकी और सुनाएं। अच्छा बच्चों, आज इंशाल्लाह हम शुरू कर रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। ठीक है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक इदारा है जो पाकिस्तान में जजेस के एहतसाब के लिए या जजेस की मेल फंक्शन को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे कुछ चेक बता दें। रहमान का आवाज़ आ रही है क्लियर? हेलो बच्चा, कोई कंफर्म कर दे आवाज़ आ रही है? ओके ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर आवाज स्लो आ रही है आपकी। आ रही है? जी सर। अच्छा, जी हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बकवास पढ़ रहे हैं। ये इदारा मैंने आपको बताया है कि जजेस के इंतखाब के लिए होता है। ठीक है, इस इदारे का जो मकसद होता है वो मकसद होता है देखा जाना कि जजेस जो हैं वो कहीं अपनी पावर्स को अब्यूज़ तो नहीं कर रहे, अपनी पावर्स को जो उनका इस्तेमाल किसी ऐसी जगह पर तो नहीं कर रहे कि जहाँ पर उनको नहीं करना चाहिए। मतलब हर जगह, हर डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर्स होते हैं या जो जितने भी उनकी एक अपना एक हायरार्की होती है, एक सिस्टम होता है जो कि देखता है इसी तरीके से भी लोग जो हैं वो अपनी पावर्स का यूज़ ना करें। ठीक है, जजेस के फैसले या हर चीज़ जो भी उनके साथ जुड़ी होती है।
अच्छा जी, इसको आर्टिकल 209 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान डील करता है, ठीक है, विद द, ठीक है, the said article empowers that there should be Supreme Judicial Council in Pakistan. It consists of Chief Justice of Pakistan and the two next four most senior judges of Supreme Court and the two most senior Chief Justices of the High Court. The judges of the Supreme Court and the High Court can be removed on the report of Supreme Judicial Council. ठीक हो गया। इसको Supreme Judicial Council को जो हेड कर रहा होता है या जो इनका हेड होता है वो आपका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है, ठीक है। इसकी कंपोजिशन आपको बताऊंगा, ठीक है, इसकी जो कंपोजिशन होती है और इसका जो स्कोप होता है, इसको सबसे पहले तो आर्टिकल 209 से 211 डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद इसको जो इसका स्कोप है, द स्कोप ऑफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इज टू इंक्वायर द मैटर्स अंडर द इनकैपेसिटी ऑफ जज टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिशियल प्रॉपरली अराइजिंग आउट फिजिकल और मेंटल एंड मिसकंडक्ट, ठीक है। तीन तरह की इसकी वजूहत हो सकती हैं जो डिसेबिलिटी होती है। वो सबसे पहले नंबर पे तो फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, ठीक है। किसी किस्म की फिजिकल डिसेबिलिटी ऐसी होगी है जिसकी वजह से जो जज साहब हैं वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहे, मतलब कि कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट में कोई ज़्यादा नुकसान हो गया, ठीक है, नज़र चली गई है, ठीक है, आवाज़ चली गई है, कोई इस तरह की कोई भी इस तरह का मसला हो जाता है तो फिज़िकली वो जज साहब अनफिट हो जाएंगे। कोई बीमारी ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से वो अपनी ड्यूटीज़ नहीं परफॉर्म कर पाते सही तरीके से, या दूसरे नंबर पर कोई उनको मेंटल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, मेंटली वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है, किसी किस्म उनके साथ पता लग रहा है कि उनके जो फैसले हैं उनमें काफ़ी परेशानियाँ और मुश्किलात के साथ वो अपने फैसले दे रहे हैं और सही तरीके से चीज़ों को असेस नहीं कर पा रहे, या वैसे ही उन्हें लगता है कि जी मेंटली जो है ये अनस्टेबल है, ठीक है। एज का फैक्टर भी हो सकता है, ठीक है, किसी हादसे की वजह से भी हो सकता है, और मतलब कुछ साइकोलॉजिकल इशू भी हो गया तो इस प्रॉब्लम के लिए भी जो है जजेस को रिमूव किया जा सकता है, उनकी सही असेसमेंट करके, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे है जी, इसमें उनका मिसकंडक्ट भी देखा जाता है कि जजेस जो हैं कि कहीं वो अपने आप को कहीं कंडक्ट तो नहीं कर रहे, ठीक है। मिसकंडक्ट जो होता है वो अब्यूज़ ऑफ पावर होता है, या किसी भी किस्म का फैसलों में वो अब्यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अब इसकी जो कंपोजिशन होती है, ठीक है, कंपोजिशन में इसकी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है, ठीक है, और दो मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं, मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो होगा वो इसको हेड करता है, ठीक है, और उसके बाद दो मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बाद होते हैं वो इसमें होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके आगे इसमें मजीद दो जजेस होते हैं, द टू मोस्ट सीनियर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स, ठीक है, क्योंकि इस इदारे ने एहतसाब करना होता है जुडिशरी का, इसने उनको देखना होता है, तो इसमें मतलब कि वो कोई नॉर्मल लेवल का जो जज होता है, सिंपल जज जो है वो नहीं इसको हेड कर रहा होता, इसमें हर प्रोविंस का जो चीफ जस्टिस होता है उसको वो हेड कर रहा होता है। मतलब कि देखें आप, सबसे पहले नंबर पे तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो इसको हेड कर रहा होता है, उसके बाद चीफ जस्टिस के बाद जो दो मोस्ट सीनियर जजेस होते हैं वो इसको देख रहे होते हैं। अब उससे नीचे आ जाएं जो अगले दो जजेस होते हैं वो आपके चार सूबे हैं, चारों सूबों के जो चीफ जस्टिस है ना उसमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट सीनियर जजेस होंगे वो होंगे, मतलब कि पंजाब और सिंध बलोचिस्तान और के पी के में जो जजेस हैं, ठीक है। अब इनमें मोस्ट सीनियर जजेस कैसे देखा जाएगा कि पंजाब का जो जज है उसका टेन्योर कितना है, उसका टेन्योर अगर तो सिंध और बलोचिस्तान के जज से ज़्यादा है तो उसको रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद और अगर उसके बाद दूसरे नंबर पे देखा जाएगा जी पंजाब के जज के सिलेक्शन के बाद देखा जाएगा कि आया सिंध का जो चीफ जस्टिस है या खैबर पख्तूनख्वा का जो चीफ जस्टिस है या बलोचिस्तान का जो चीफ जस्टिस है, क्या इसकी मुद्दत मुलाजमत जो है या इसका जो टेन्योर है वो कितना है। अगर उसका टेन्योर बलोचिस्तान के और खैबर पख्तूनख्वा के जजेस से ज़्यादा हुआ सिंध के जज का, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध का, ठीक है, तो उसमें फिर क्या होगा, उसको इसमें शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा का टेन्योर ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा मोस्ट सीनियर जज होता है, तो फिर क्या करेंगे, उसको ले लेंगे। मतलब इसमें सीनियोरिटी का जो बेस है ना उसको आप लोगों ने इन्होंने देखना होता है, क्योंकि ये मैटर इतने हाई प्रोफाइल जजेस को डील कर रहा होता है
हाई कोर्ट के जजेस की को डील कर रहा होता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को डील कर रहा होता है, तो इसके लिए वो सिर्फ चीफ जस्टिस ही इसको हेड करते हैं। ये बच्चे सवाल पूछना चाह रहे हैं, क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं? अनान अहमद, राना सुबहान, क्या सवाल पूछना है? जी, आमना मुस्तफ़ा अभी कुछ पूछना चाह रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो रिमूवल वाला आपने बताया, ये एक्सप्लेन कीजिएगा कि उसको मिसकंडक्ट वगैरह पे अगर एक जज है उसको हम मिसकंडक्ट की बेसिस पे हटा देते हैं तो उसको कौन हटाएगा? वो जज का वोट हटाएगा या फिर प्रेसिडेंट खुद हटाएगा? जी ठीक है आमना, आपका आपका क्वेश्चन आ गया, वो इंशाल्लाह हम इसी में आपको जो है ना, इसी में टॉपिक के कंप्लीट होते होते सर आपको एक जवाब और मिल भी, जाएगा। सर इसी में एक और भी है। जी 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 मतलब अगर तो प्रेसिडेंट हटाएगा, क्योंकि जी नीचे जी लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट मे रिमूव द जज फ्रॉम ऑफिस, जी तो वो किस बेसिस, अगर वो 22 हो जाता है तो उसका क्या हो जाएगा? जी, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। और इसके अलावा आमना के अलावा कोई क्वेश्चन? आमना के 3 क्वेश्चन आ गए हैं। अच्छा चलो जी, अब इसमें पहले क्वेश्चन का जवाब जो है वो हम इस तरह देंगे कि देखो आमना, इसमें ये होता है कि जो चीफ जस्टिस होते हैं ना सबके, मुख्तलिफ सूबों के लोग मिक्सचर इकट्ठा करके बनाने का मकसद यही है कि ये बाइस ना हो सके ये दायरा, ठीक है। जो जजेस होते हैं, देखो प्रेसिडेंट जो है वो तो किसी के बाइस्ड हो गया। अब आपको पता है कितने लोग हैं पाकिस्तान में जिनके खिलाफ उनके दायरे का हेड हो सकता है, ठीक है। वैसे तो कहते हैं दरिया में रह के मगरमच्छ से बैर ना डालो, लेकिन एक जज पहले नंबर पे, तो जो ये काउंसिल, ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, इसका जो है ना वो होना बहुत मुश्किल है बाइस किसी एक जज के लिए, क्योंकि ये सब मुख्तलिफ सूबों से उन्होंने उठाए होते हैं, ठीक है। मतलब चलो सुप्रीम कोर्ट के जज आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, तो जो बाकी जजेस तो मुख्तलिफ सूबों से उठाए हैं उनकी राय तो मिलना ज़रूरी नहीं है ना, ठीक है। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, तो इसमें वो देखा जाता है, मेजोरिटी वोटिंग को देखा जाता है। मतलब एक या दो जज अगर बायस हो भी गए हैं तो कभी भी एक या दो जज के बायस होने से पूरे डिसीजन पे नहीं होगा, इसमें मेजोरिटी वोटिंग देखी जाएगी कि मेजोरिटी किस हक में फैसला दे रहे हैं। फिर जो प्रेसिडेंट होता है, मैंने आपको बताया था, प्रेसिडेंट का जो इख्तियार होता है वो प्रेसिडेंट जो सिर्फ रिकमेंडेशन पे अमल करता है, मतलब प्रेसिडेंट जो हरकत करता है ना, वो फैसला पहले से हो चुका होता है। मतलब आप एक दौर में कोई भी काम होना होता था तो क्या जी, वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, ठीक है जी, वो बेसिकली हम लोगों के लिए कहने सुनने के लिए एडवाइस होती है, लेकिन वो बेसिकली एडवाइस नहीं होती, वो एक तरीके से ऑर्डर ही होता है। तो जो प्रेसिडेंट है उसके पास ये इख्तियार है कि वो किसी को रिमूव कर दे, लेकिन वो रिमूव करता है ऑन द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, ठीक है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जजेस जो एक फैसला करेंगे, ठीक है, मेजोरिटी वाला जो जिसका फैसला होगा, वो फिर आगे जज को रिकमेंडेशन भेजेंगे कि जी ये फैसला आ गया, तो जज फिर उसको रिमूव कर देगा। मतलब जो किल स्विच है ना, वो जज दबाता है लेकिन फैसला हो गया होता है। ये इट्स जस्ट लाइक ऐसे ही है कि आप किसी बंदे को अगर फांसी हो रही है तो जज साहब ने ऑर्डर दे दिया हुआ है, ठीक है, अब जज साहब ने खुद बाज़ाब्ता तौर पे अपने हाथ से तो नहीं वो कर देना, तो उसके लिए क्या होता है, वो जो फांसी का फंदा डाल के खींचने वाला होता है, जिसे आप हम लोग, वो करता है ये वाला काम। इसी तरह ये होता है कि जजेस जब एक बार फैसला दे देते हैं तो उसको जो एग्जीक्यूट होता है ना, वो प्रेसिडेंट करवाता है। प्रेसिडेंट उसका कर देता है अपना कि जी उस जज को जो है वो सर्विसेज से निकाल देता है, ठीक है। क्योंकि हमारे मुल्क में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रेसिडेंट जो है वो मोस्टली जितने भी बड़ी लेवल की जो
रिक्रूटमेंट्स हैं या सिलेक्शन हैं वो जज साहब कर रहे होते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डिपार्टमेंट। मतलब हाई कोर्ट का कोई जज सेलेक्ट करना है तो वो करता तो प्रेसिडेंट है, ठीक है, लेकिन वो किसके एडवाइस से कर रहा होता है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एडवाइस से कर रहा होता है, चीफ जस्टिस ऑफ उस हाई कोर्ट के हिसाब से कर रहा होता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट है आप एक हद तक लोगों को उसमें जान सकते हो, आप सबके सब लोगों को नहीं जान सकते। एक जज आप है उसको जानते हो, कहते हो जी मैंने इसी को लगाना है, बाकी से 10 जज आ जाते हैं। तो आपको पुलिस में भी इसी तरह ही होता है कि ऐसे होता है कि आप आईजी साहब जो है ना वो बात जगह पे जब उन्होंने बंदे लगाने होते हैं या किसी जगह पे कोई डीपीओ वगैरह को बंदे लगा रहा होता है तो वो रिकमेंडेशन भी लेता है दूसरे अफसरों की। मतलब कि एसएचओ लगाना है तो वो ऊपर एसपी की या डीएसपी की रिकमेंडेशन भी लेगा कि हाँ ये फलाना इलाका है, यहाँ पे फलाना मैं एसएचओ लगा दूँ, ठीक है। तो इसी तरह ये भी इसी तरह यही होता है जब कोई हैवी लेवल की भर्ती करनी होती है या कोई हैवी लेवल का बंदा रिक्रूट करना होता है तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो पहले नंबर पर तो एडवाइस पे काम करता है। और फिर मैंने आपको ये भी बताया हुआ कि ना प्रेसिडेंट की अकेली मर्जी से कोई आ सकता है आउट ऑफ द बॉक्स, ना आउट ऑफ द बॉक्स पे जा सकता। मतलब ऐसा कभी नहीं सुनोगे जी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने निकाल दिया। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर है वो हमेशा उस वक्त हरकत में आता है जब उसको कहीं से एडवाइस आती है, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एडवाइस आती है या उस डिपार्टमेंट के जो बड़े हैं उसकी जो कमेटी है उसकी तरफ से एडवाइस आती है कि जी आप फलाना फलाना काम कर दें। जिस तरह आर्टिकल 58(2)B में होता था कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान असम्बलियाँ तहलील कर देता था ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये खेल काफ़ी देर तक चलता रहा, 1990 से लेकर 1998 तक जो है ये असम्बलियों के तहलील होने का खेल चलता रहा। लेकिन तब ये था कि उस वक्त प्रेसिडेंट की पावर्स जो थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। अच्छा ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में आमना को क्लियर हो गया होगा, आप ठीक है? हाँ सुभान तुमने भी कुछ पूछना तो पूछ लो। सर वो माइक बंद था, अनम्यूट था, तो म्यूट था तो अभी अनम्यूट कर दिया सर आपने, थैंक यू। बाकी स्टूडेंट का भी था, बाकी सर मैं पूछ लूँगा सर अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो। थैंक यू सर। अच्छा जी इंक्वायरी ऑफ द काउंसिल जो है आमना तुम्हें क्लियर हो गया है, मैंने बताया जो। अच्छा इंक्वायरी बाय द काउंसिल अंडर आर्टिकल 209 है, टाइम फॉर कंडक्टिंग ऑफ द इंक्वायरी है, ठीक है। एट एनी टाइम इंक्वायरी में बी कंडक्टेड बाय द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, ठीक हो गया जी। द मैटर्स ऑन इंक्वायरी में बी कंडक्टेड, द काउंसिल इज इंक्वायरिंग इनटू द कैपेसिटी। अच्छा जी द कंडक्ट ऑफ अ जज हु इज अ मेंबर ऑफ काउंसिल और a member of council is absent or member of council is unable to due illness or member of council is unable to act due to any other cause। अच्छा जी अब ये बात है कि वो कहते हैं ना कि जी एहतसाब करने वालों का एहतसाब या एंटी करप्शन वालों को कौन पकड़ेगा? एंटी करप्शन वाले तो पुलिस को पकड़े होते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स पे हाथ डाल रहे होते हैं, तो एंटी करप्शन वालों को कौन पकड़ेगा ना। तो इसमें ये चीज़ होती है, ये वो कह रहे हैं कि जी जो जजेस होते हैं जब उनका एहतसाब शुरू हो जाए, ठीक है, ये अगर 5 जजेस हैं, ठीक है, 2 सुप्रीम कोर्ट के हैं, 3 सुप्रीम कोर्ट के हैं, ठीक है, 2 मुख्तलिफ सूबों के हैं, तो क्या जब इनमें से किसी का एहतसाब शुरू होगा, ठीक है, तो वही बात के ये आपस में असरअंदाज तो नहीं होंगे, ठीक है, ये बाइस तो आपस में नहीं हो जाएंगे। तो जब किसी का एहतसाब शुरू होगा या कोई जज बीच में एबसेंट होता है, आउट ऑफ कंट्री गया होता है, बीमार होता है, किसी थोड़ी देर की डिसेबिलिटी का सामना कर रहा होता है, कोई भी इशू उस जज साहब के साथ अगर होगा तो बच्चों उसमें क्या होगा कि उसकी जगह जो नेक्स्ट मोस्ट सीनियर जज होगा ना उसको वो लोग मैदान में ले आएंगे, ठीक है। मतलब अगर एक जज है मिसाल के तौर पर सिंध का जज है, चीफ जस्टिस है, उसका एहतसाब शुरू हो जाता है, उसके ऊपर भी चार्जेस लग जाते हैं कि ये बाइस्ड है या ये कोई गड़बड़ घोटाला कर रहा है, कुछ इस तरह का काम कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे, उसको सस्पेंड करके उसकी जगह पर जो है वो उसके बाद जो मोस्ट सीनियर जज होगा वो किसी भी सूबे से हो सकता है, ठीक है, उस जज साहब को लाएंगे, वो जज साहब फैसला करेंगे, अगर उसके हक में आ गया तो ठीक है, नहीं तो वो जज साहब जो हैं उनको रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। और रिमूव कौन करेगा? आपको पता प्रेसिडेंट करेगा। अब इसमें एक्टिंग मेंबर्स ऑफ द काउंसिल जो होते हैं जो कुछ देर के लिए आते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। अगर तो जज सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है, तो द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हु इज नेक्स्ट इन सीनियरिटी बिलो द नेक्स्ट 2 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल एक्ट एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल, ठीक हो गया जी। और अगर जज हाई कोर्ट का है तो चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल
High Court, Chief Justice of another High Court who is next in the seniority among the Chief Justice of remaining High Courts shall act as a member of the Council. ठीक है जी। अब देखें जी, अब यहाँ पर आ जाता है जी मैटर्स वेयर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अराइज। ठीक है जी। अब क्या है जी, वेयर अपॉन एनी मैटर इंक्वायर्ड इनटू बाय द काउंसिल देयर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन among its members, the opinion of the majority shall prevail and the report of the council to the president shall be expressed in the terms of view of the majority। ठीक हो गया। सर ये आप कौन से पेज नंबर पे पढ़ रहे हैं सर? कौन पूछ रहा है? कौन से पेज नंबर पे पढ़ रहे हैं आप? मैंने कहा बच्चे ये पेज नंबर 84 है। यस सर मेरा एक और क्वेश्चन है। जी जी पूछें आपने। सर आपने कहा ना कि एक जज जब वो मिसकंडक्ट करता है तो उसको मतलब यूनानिमसली वोट करके उसको हटा दिया जाता है। जी तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि उसको आगे उसके मिसकंडक्ट की कोई सजा भी मिलेगी या नहीं, सिर्फ उसको हटाया ही जाएगा? इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी ऑफ हिज क्राइम। ठीक है, कि वो उसने क्राइम किस तरह का किया है। ठीक है, अब ये रिसेंटली आपको पता है जज अरशद मलिक साहब जो हैं, ठीक है, इनको उन्होंने हटाया है। ठीक है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। फिर उससे पहले जो जस्टिस जो क्या नाम है उनका, उमर अता बंदेयाल है क्या, जिन्होंने ये सारा काजी फायद ईसा। ठीक है जी, ये काजी फायद ईसा साहब जो है, देखो उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर 2 इंक्वायरीज चल रही थी। एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की चल रही थी और दूसरी उसके ऊपर साथ ही चल रही थी एफबीआर की। अब ऐसा होगा अगर तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से वो बंदा छोड़ दिया जाता है, ठीक है, या उसको कोई पुरानी चीज़ किसी पुरानी बात की वजह से उसको सज़ा हो जाती है। ठीक है, मतलब कोई ऐसा केस होता है कि जिसमें वो पता लग जाता है कि जी इसने मिसकंडक्ट किया है, या तो क्या होगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसको रिमूव कर देगी और फिर जो पाकिस्तानी कानून है वो हरकत में आएगा। अब ये जो काजी फायद ईसा साहब हैं, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से अगर ये बच भी जाते हैं ना, मतलब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इनको चलो मिसाल के तौर पर खाली निकाल देती है, तो उसके बाद इनके पीछे एफबीआर चढ़ जाएगी। ठीक है, एफबीआर इनके ऊपर जो इनके साथे हैं आमदनी से ज़ायद या जो भी चीज़ है उसको डील करना शुरू कर देगी। अगर तो आपका क्राइम ऐसा है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिमूवल होती है, बड़े ऐसे क्राइम होते हैं जिसमें सिर्फ अक्सर जो होता है ना उसको सर्विसेज से रिमूव कर दिया जाता है कि जिसका क्राइम इतना कि जिसको रिमूव कर दो। अब आर्मी में भी इस तरह होता है, पुलिस में भी इस तरह होता है, ब्यूरोक्रेसी में भी इस तरह होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है जी, बंदे को रिमूव किया जाता है, रिमूव करने के बाद उसकी सजा के तौर पे सबसे पहली सजा ये दी जाती है कि उसको जब रिमूव किया जाता है तो उससे पहले नंबर पर रिमूवल में जो होता है वो जबरी रिटायर कर दिया जाता है। ठीक है, जबरी रिटायरमेंट में ये होता है कि आपको आपकी जो ग्रेजुएटी है जो या जो आपको पेंशन है वो आपको सब मिलती रहती है। ठीक है, आप नाम के साथ रिटायर लगा सकते हो। लेकिन जब आपको निकाल दिया जाता है, महकमे से डिसमिस कर दिया जाता है या ज़बरदस्ती रिमूव कर दिया जाता है, तो उसमें एक सूरत होती है कि आपको फिर वो भी नहीं मिलती, पेंशन भी नहीं मिलती, और दोबारा सारी ज़िंदगी आप दोबारा किसी सरकारी जॉब में आ भी नहीं सकते जब आप किसी सरकारी जॉब से निकले हो। तो ये डिपेंड करता है कि जो क्राइम है वो किस नौयत का है। ठीक है, ये तो हो गई हम लोगों की बात। कोर्ट मार्शल हो जाता है सर, मतलब कि कोर्ट मार्शल वो आर्मी वालों का होता है, इनका वो जजेस का नहीं होता। अच्छा सर जी, एक और क्वेश्चन है। जी जी सर जिस तरह ये लोग इंक्वायरी करते हैं ना जजेस के मैटर के अंदर कि वो किस तरीके से आगे अपने फैसला सुना रहे हैं, तो फॉर इंस्टेंस एक जज है जिसने सही फैसले नहीं सुनाए तो उसके ऊपर आके इंक्वायरी वगैरह वो लोग करते हैं और उसका मतलब सारी रिपोर्ट्स वगैरह उसके सामने आती हैं, तो क्या उससे सवाल जवाब होंगे कि ये वाला फैसला आपका गलत है, ये आपने इस तरीके से क्यों नहीं दिया? तो अगर हम मतलब जज की तो अपनी मर्जी है ना। देखो उसमें पता है क्या चीज़ होती है, वो एक हर चीज़ को करने का ना एक टाइम होता है। वैसे ऐसे पाकिस्तान की हिस्ट्री में बड़ा कम हुआ है ना जो एक दफ़ा फैसला हो जाए, क्योंकि देखो कुछ चीज़ों को करने की वजह से ना पूरे का पूरा इदारा जेपरडाइज हो जाता है। ठीक है, पूरे के पूरे इदारे की जो क्रेडिबिलिटी होती है ना वो स्टेक के ऊपर आ सकती है। मतलब अगर आप जजेस को इस बेस कोई रिपोर्ट तो करेगा ना उनपे, कोई सिविलियन उनपे रिपोर्ट कर सकता है कि ये जज ने यहाँ पे 22 के फैसला दिए है।
तो फिर उन पे उसमें इंक्वायरी उसमें वगैरह भी आपके तो बैठ पास सकती देखो, उसमें आपके पास लीगल वेज होते हैं। आपने उस केस के टाइम बार्ड होने से पहले पहले आपने अप्लाई करना होता है, या फैसला आने से पहले पहले, या आपने क्या करना होता है जी, आपने उस जज के बारे में बता देना होता है कि जी हम ये जज से तब्दील करवाना चाहते हैं। छोटे केसेस से लेकर बड़े केसेस में हर जगह हो जाता है ये। पिछले दिनों मेरा भी एक मतलब केस था, तो उसमें उन्होंने यही किया, उन्होंने एप्लीकेशन देकर जो है उन्होंने जज तब्दील करवा ली। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि जज जो है वो फेवर कर रहा है, तो हम जज तब्दील करवाना चाहते हैं। वो तो ये है कि फैसला आने से पहले आपको लग रहा है जज की तरफ से कि, लेकिन देखो जज का जो एक फैसला होता है वो फाइनल होता है, उसके बाद वो हाई कोर्ट में जा सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ये चीज़ इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि एक जगह पे कोई थोड़ी बहुत ही एम्बिग्युइटी रह भी गई है, तो वो आगे जाके हाई कोर्ट से निकल जाएगी। मतलब कि जो बंदा है उसको कहीं ना कहीं रिलीफ मिल जाएगी, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स, विटनेसेस, हालात, ये सब चेंज होते रहते हैं। सेशन कोर्ट लेवल पे, नीचे वाले लेवल पे कुछ और होते हैं, वक्त के साथ मजीद कुछ चीज़ें डिस्कवर होती हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो ये सिलसिला बच्चे इसी तरह आगे चलता जाता है। लेकिन अगर आप एक इदारे पे ये कह दोगे ना कि ये फैसला ही गलत करता है, एक जज रिप्रेजेंट करता है आपकी पूरी जुडिशरी को, ठीक है, तो अब हम प्रैक्टिकल होके बात करते हैं। कभी भी किसी जज को ऐसा नहीं होगा कि आप, आज तक मुझे सिर्फ ये बता दो कितने आर्मी के चीफ को जो है वो सजा हुई है? कभी आपने सुना है कि किसी आर्मी चीफ को सजा हो गई हो? कि हर दफा वो मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ते हैं, ठीक है। अब ये परवेज मुशर्रफ था, इसने क्या इस मुल्क के साथ नहीं किया, आज नेशनल हीरो है ना हम लोगों का वो, लेकिन उसको जज ने सजा सुनाई कि जी इसको डी चौक पे फांसी दी जाए। क्यों? उसने जजेस के साथ उसने इतना बुरा सलूक किया। उसने उन्हें कहा कि जी पीसीओ के तहत हलफ लो, मतलब कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत हलफ नहीं लोगे, तुम मेरे तहत हलफ लोगे, ठीक है। तुम कहोगे कि जो मैंने शब्बे खून मारा है जमहूरियत के ऊपर वो मैंने काम ठीक किया, तुम मेरे हक में फैसला दोगे। और कुछ जज साहिबान जो हैं उन्होंने उस वक्त नजरिया ज़रूरत, ठीक है, या उन्होंने कहा कि जी इस वक्त मुल्क बचाने के लिए जो है ना कि हमारे मुल्क में कत्लो गारत ना हो या मुल्क में मजीद इंस्टेबिलिटी ना फैले, उन्होंने पीसीओ के तहत हलफ ले लिया, वो उस चीज़ को वो करते हैं। तो मतलब देखो, एक इदारे, एक जज की हरकत पूरे इदारे को जो है ना मलायन कर देती है। तो अमूमन ना कभी आप ऐसे सुनोगे किसी किसी जज साहब को, कोई जज साहब अंदर हो गए हैं, किसी जज साहब को जो है ना वो इतने साल की सजा हो गई है, ठीक है, फैसले अगर गलत किसी जज ने कोई दिया होता पुराने, तो मतलब मैंने बहुत कम मतलब मुझे नहीं लगता कि वो उसके सारे के सारे फैसले जो है, आप किसी को उसने सजाए मौत दे दी है तो वो फैसला आप रिवर्स कैसे कराओगे? तो अमूमन उसके फैसले जो है ना वो काल अदम कर दिए जाते हैं जो उस वक्त हो रहे हो। मतलब एक जज के किसी टू द सम एक्सटेंट तक काल अदम हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि उसके सारे ही फैसले जो है वो हो गए हैं, ठीक है। बात को क्लियर हुई है? मतलब कि ये बहुत जी सर। अजीब सी एक क्योस लाइक सिचुएशन बन जाएगी। आप खुद सोचो ना, जज साहब ने किसी बंदों को 10-50 बंदों को फांसी दे दी है, तो जुडिश वो सारे फैसले रिमूव, अगर वो कहते कि इसने नाजायज दिए हैं तो उसको बेसिकली उस पर सजा मिलेगी कि जी इसने फैसले गलत दिए हुए हैं, ठीक है। और वो भी मैंने आपको बताया टू द सम एक्सटेंट उसको सजा दी कि उसकी ग्रेविटी देखी जाएगी। लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल है कि जी होगा किसी जज साहब को पूरे का पूरा कह दिया जाए कि जज साहब के सारे फैसले गलत हैं। एक तो फैसले गलत आएंगे, तो मैंने आपको बताया कि अगर आप हम आर्मी चीफ्स को लटकाना शुरू कर दें, सजाए मौत देना शुरू कर दें, तो उससे क्या आर्मी की इज्जत पे कमी नहीं आएगी? ठीक है। इसी तरह अगर हम जजेस को जो है वो सजाएं देना शुरू कर दें और कहेंगे जी ये तो फैसले गलत करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि इससे हमारे मुल्क पे जो है, मतलब कि ये अगर हम वैसे गपशप में बात करें तो कई इसकी सूरतें निकलती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ इतनी पॉसिबल नहीं लगती। बात मेरी कोई थोड़ा बहुत आइडिया हो गया, मतलब मैं किस तरह बात समझा रहा हूँ आपको? जी जी सर। जी सर, थैंक यू। अच्छा जी, अब इसमें जी सर जी जी सर एक क्वेश्चन मेरा है जी 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 सर। ये है कि जैसे सर नून लीग की तरफ से सर ये आया था उनका बयान कि जैसे अरशद मलिक को सर वो उन्होंने उतार दिया है जज से, जी जी यानी कि फारग कर दिया है। तो कह रहे कि जो इन्होंने पिछले बैकग्राउंड में फैसले किए हैं, जैसे नवाज शरीफ के बारे में जो उन्होंने फैसले किए हैं, जी जी। ठीक है, उनको भी कालेदम करार दिया जाए। यार उसमें देखो, ये मैं आपको बताता हूँ, जो अब हमारे मुल्क के अंदर जो जुडिशरी का जो निज़ाम है ना, ठीक है, किसी हद तक कुछ फैसले कालदम दिए जा सकते हैं, लेकिन तोड़ो तोड़ जो है ना वो एंड तक नहीं आप इस चीज़ को ड्रैग कर सकते। अब ये खाली जस्टिस फाइज जिसका कि आप देख लो ना, कि मतलब ये इसने सबसे ज़्यादा जो है, अब हमारे मुल्क का यार एक सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? आप लोगों की बच्चों की उम्र बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है,
और ये जो बातें हैं ना ये बहुत बड़ी हैं, इन बातों को आपके लिए समझना बड़ा मुश्किल हो सकता है। ये हो गया इसमें आप सर आप लेकिन वो टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? इसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? ये फैसला कालिदम करवाने का मतलब एक फैसला आ गया ना, बट आप चाहते हो कि जज ने गलत किया है, बच्चे हर केस की जिस एक तरह अभी इन्होंने देखो ना, अब एक सजाए मौत का फैसला है, ठीक है, उसमें आपने 7-8 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करना होता है। मतलब कि ये एक टाइम फ्रेम होता है खास तौर पे जो जिसके अंदर अंदर आपने करना था। मुख्तलिफ केसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि जी कितनी देर के अंदर आप फौरन उसके लिए रिकोर्स कर दो, नहीं तो वो टाइम बार्ड हो जाएगा, उसके बाद आप उसका कुछ नहीं कर सकते। और ये जो आप मतलब कह रहे हो ना, हमारे मुल्क में सारे फैसले जो है ना यार मोस्टली इस टाइम जो है ना वो पॉलिटिकल फैसले हैं, ठीक है, और ये फैसले बेसिकली जो है ना बाय फोर्स करवाए जा रहे होते हैं। ये जो गाजी फायज ईसा वाला फैसला है, ठीक है, ये भी मतलब बाय फोर्स करवाया जा रहा है। क्यों इसके ऊपर ये सारे मसले क्यों बने? क्योंकि ये डी चौक का जो धरना है, ठीक है, इसने उसके ऊपर भी नोटिस लिया था। मतलब इसका एक नहीं, ये शुरू से जो काजी फायज ईसा जो है ना ये शुरू से ही नवाज शरीफ की फेवर में था। मतलब कि ये उन जजेस में था कि जिन्होंने उसके हक में फैसला दिया था, ठीक है, लेकिन वही कोरम जो है, जो मेजोरिटी जो थी वो दूसरी तरफ थी, तो इसका नहीं हो सका। तो अगर हम टेक्निकली देखा जाए तो इसको जो पकड़ा जा रहा है वो दूसरी कुछ रीजंस की वजह से पकड़ा जा रहा है, उसमें उसके फैसलों का इतना कसूर नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। तो उसने वो कैप्शन वगैरह का किया ना कि साथीजात, क्या क्या कह रहे हो? सारा साथीजात जो है उनके आउट ऑफ कंट्री हैं। हाँ हाँ, मैं आपको वही कह रहा हूँ ना। देखो साथीजात तो यार किसी के भी हो सकते हैं। आप पुलिस का एक एसपी उठा कर देख लो, उसके भी साथीजात होंगे। और जजेस जो हैं इफ्तिखार चौधरी के कम थे, मतलब सबके थे। लेकिन बात ये है कि जो हम लोगों ने बात समझ, देखो हम लोग पॉलिटिकल नहीं है, हम बच्चे, हम टीचर्स जो है ना, लेकिन बात ये है कि जो बात आके सही होती है, वो कहते हैं एहतसाब चंद लोगों का ही क्यों, इतने ज्यादा जजेस मौजूद हैं, सिर्फ उसमें काजी फायज ही सही वहाँ जजेस का बाहर एसेट्स होंगे। ये तो आप लोगों को समझने की बात है ना कि सिलेक्टेड लोगों को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उठते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ फैसला देते हैं, और ये लोग जो हैं उनके फिर मतलब उनको फिर इस तरीके से पकड़ा जाता है। एस्टेब्लिशमेंट आपको भी पता है कौन है, मुझे भी पता कौन है, ठीक है। जैसे ही आपने कोई चीज आउट ऑफ द वे जाके करने की कोशिश करनी है ना, तो आपके खिलाफ हजारों चीजें खुल जानी है। तो मतलब अब जुडिशरी के ये जो केसेस चल रहे हैं ना, काजी फायज ईसा वाले, अरशद मलिक वाले, इनका जुडिशरी के साथ या जुडिशियल लर्निंग के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है, टोटल पॉलिटिकल केसेस हैं, ठीक है, सियासी बेस पे बन रही काजी है। फायजा का केस उन्होंने डिसमिस कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो कहती है बदनीति बना है। हाँ, तो उसके पीछे उन्होंने एफबीआर को लगा दिया ना। अभी इसका जो आना है, इसके पीछे एफबीआर को लग गया। जब अगर एफबीआर ने उसके खिलाफ कोई दे दिया, ठीक है, तो फिर वो अपनी नौकरी से भी दोबारा जाएगा। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल तो पीछे हट गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना, उन्होंने कहा है कि एफबीआर को कि आप इसकी जो एसेट्स है बाहर है, देखो कि इन्होंने अपना टैक्स जमा करवाया है या नहीं करवाया होगा। तो उनकी वाइफ के ऊपर है ना, अब उनकी वाइफ पे बेस करता है कि उनकी वाइफ के तो उनकी वाइफ ने भी दोबारा आना है ना, उनकी वाइफ ने दोबारा आके मुझे सिर्फ ये बता दो। मतलब इसमें वही मतलब अजीब सा पॉलिटिकल खेल चल रहा है। इसमें ये होगा कि उन्होंने क्या किया जी, सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटी, ठीक है। मतलब उसमें अपना उन्होंने काम भी कर दिया है, ठीक है, और उन्होंने पीछे एफबीआर को भी लगा दिया है। ठीक, उन्होंने कहा जी ठीक है जी, हम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भी रोक देते हैं कि ये अपना काम ना करे, लेकिन हम एफबीआर जो है वो अपनी रिपोर्ट भेजे, ठीक है। एफबीआर टोटल आपको पता है किसके अंडर काम कर रही है, ये क्या उसका हिसाब है। उन्होंने जब कोई ऐसी रिपोर्ट दे देनी है तो ऑटोमेटिकली इसको इस्तीफा देना पड़ना है या इसकी रिमूवल होगी, और रिमूवल से पहले ही इसको खुद ही इस्तीफा दे देगा। ये पूरा जो केस है, ये आपको पता है कि ये खुद पेश हुए हैं जस्टिस फायज ईसा साहब, और अदालत में जो रोस्टर के ऊपर खुद खड़े होके इनको जजेस ने इनको कहा भी है कि आप जो है वो आपका खड़ा सुप्रीम कोर्ट के आप मतलब जज हैं, आपका चीफ जस्टिस है, सॉरी, आपका यहाँ पे आके इस तरह खड़ा होना नहीं बनता, ठीक है। तो उसके बावजूद इन्होंने कहा नहीं जी मैं बोलना चाहता हूँ, आप मेरी बात सुने। मतलब बड़ी एक ड्रामेटिक सी इस पूरे केस की सुनवाई जो है वो हुई है। वो सारा सर लेकिन इनको ना मुशर्रफ दौर में भी ऐसा ट्रायल हुआ था इनके साथ, काजी फायज ईसा के साथ ही, जब मुशर्रफ ने मार्शल लगाया था ना, उस वक्त भी इनके ऊपर यही केस चला था। इन्होंने बदनीति के बेस पे इन्हें रेफरेंस भेजा सुप्रीम काउंसिल में। मतलब वही बात ना कि आप देखो कि जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जा रहा है ना, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ये लोग पकड़ रहे हैं। मतलब मैं तो इस चीज को यार, एक चीफ जस्टिस है, मतलब लाखों के हिसाब में उनकी तनख्वाहें होती हैं, ठीक है,
आप ये देखो कि अगर उसके एसेट्स निकल आए हैं, ठीक है, तो क्या बाकी जजेस के नहीं होंगे? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जी किसी एक डिपार्टमेंट का आप सारे बच्चे हो, एक लेवल के हो, आप में सिर्फ एक बच्चे की मोटरसाइकिल एक के पास हो और बाकी कहें जी हमारे पास तो मोटरसाइकिल ही नहीं है, हम तो साइकिलों पे आते हैं? मतलब ये बात को समझने वाली है। मतलब यार ये सर पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं ये, ठीक है। मतलब अब इसमें बंदा क्या लर्निंग करे, लेकिन अब देखो इसका क्या फैसला होता है। उन्होंने एक तलवार तो सर से उतार दी है। उन्होंने काजी फायज ईसा ने जो एप्लीकेशन दी हुई थी, ठीक है, प्रेसिडेंट के रिमूवल के खिलाफ, ठीक है जी, उन्होंने उसको भी हटा दिया। उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की तलवार भी ऊपर से हटा दिया, लेकिन उन्होंने मामला आगे एफबीआर को रेफर कर दिया। अब जिस दिन एफबीआर कोई स्ट्रॉन्ग उसके खिलाफ दे देगी तो या तो वो बेचारा डिसमिस हो जाएगा या उसको अपना खुद इस्तीफा देना पड़ेगा। मतलब कान इधर से पकड़ा या उधर से पकड़ा, घेरा तो ये लोग तंग कर रहे हैं ना अपने अपने खिलाफ बोलने वालों के लिए भी। अच्छा जी, ये मैटर्स वेयर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मैंने आपको बता दिया है। बाकी अब इसका जो थोड़ा सा वो रह गया है वो हम इंशाल्लाह कल इस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया बच्चों? जी सर, ठीक हो गया सर। वो बातें क्लियर हुई हैं, कुछ समझ में आई हैं? जी जी सर, एक क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चंस आप लोगों ने सबने पूछे हैं ना मेरे से, थोड़ा सा अगर आप लोग आराम के साथ सब्र तहम्मुल के साथ चलोगे ना तो वो इस लेक्चर के कंप्लीट होने तक वो आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। मतलब अब अगर अभी भी किसी के दिमाग में कोई चीज़ है ना, तो जब ये टॉपिक हमारा खत्म होगा तो तब तक आपको मिल जाएंगे, ठीक है? सर अगर किसी के क्वेश्चन नहीं हल हो रहे तो सर एक सीजन है लॉलेस लॉयर, तो वो देख ले सर, वो भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल पे ही है, करप्ट जजों पे। ये मैंने वैसे कभी नहीं सुना, कौन सा नाम है? लॉ वर्सेस सर लॉलेस लॉयर कोरियन सीरीज है। कोरियन सीरीज है। मैंने तो यार बोस्टन लीगल और वो सूट्स वगैरह देखा हुआ है, लेकिन उनका मुझे कोई अपनी वकालत के साथ या अपने जजेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं लगा। इमरान, और ये इधर लाइन जरा। सर ये रेलिवेंट है बहुत ज्यादा, लॉलेस लॉयर। अच्छा चलो ठीक है, इसको भी देखते हैं हम। चलो बच्चों ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल। सर एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ हाँ सुभान पूछो। सर ये है कि सर अगर जैसे सर आपने बताया था कि कोई बंदा है जिसने मतलब कि जिसका केस कोर्ट में चले गया है, तो उसको लग रहा है कि जिस जज के पास ये केस मारा गया है तो वो जो है ना वो इंसाफ नहीं करेगा, या वो पॉलिटिकल पार्टी से यानी कि उसका तल्लक है, वो हमारे खिलाफ फैसला देगा, तो वो चेंज करवा सकता है एप्लीकेशन दे के। हाँ करवा सकता है। सर अच्छा सर दूसरी रीजन केस दूसरा ये है। केस का फैसला आने से पहले करवा सकता है, ये नहीं केस का फैसला आ गया तो ये तो फिर हर बंदा यही काम करना शुरू कर देगा। आपके खिलाफ आ गया है तो आपको कहो जी जज बिक गया, आपके हक में आ गया तो आपको कहो जी जज बहुत अच्छा है। जी सर, सर ये भी है ना कि कुछ लोगों को सर क्या ऐसे भी होता है कि एक बंदे को पता है कि ये जो जज है ना, जहाँ मेरा केस गया है, ये इंसाफ करने वाला फैसला हम दूसरे जज को ले आते हैं, एप्लीकेशन दे के वो हमारे हक में फैसला करेगा। ठीक हो गया, दूसरा जज आ जाएगा सुभान, कोई टेंशन वाली बात। यार ऐसे तो गलत नहीं हो जाएगा? चलो ये मैटर जो है ना ये आगे थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा, ये इंशाल्लाह हम इसको कल डिस्कस कर लेंगे। ये क्वेश्चन जो है ना आप कल राइज कर देना, ठीक है? ओके सर। चलो ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।